सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग पाठ 11 जो है लौट कर आऊँगा फिर, जिसके लेखक हैं जीवनानंद दास। कल आपको हम इस पाठ का कुछ शब्दार्थ था जो हम समझाए थे। आज हम लोग जीवनानंद दास का जीवनी को समझेंगे, जानेंगे। आपका ये 11वां पाठ है और इसके बाद एक पाठ और है, मेरे बिना तुम पर हूँ। रेनर मारिया सिल्के जी की लेखक ये रचना है। तो उसके बाद से हम ये काव्य खंड समाप्त होने के बाद गद्य खंड की ओर चलेंगे और गद्य खंड में जितनी पढ़ाइयाँ हुई है उसके बाद से हम लोग आगे पाठ को पढ़ेंगे। चलिए, जीवनानंद दास, ठीक है। देखिए इनकी नाम में कितनी सारी अर्थ निकल रहा है। जीवन को ये आनंद, जीवन में खुशी, ठीक है। चलिए आगे हम उनकी जीवनी पढ़ते हैं। बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक जीवनानंद दास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। ये कवि जो है जीवनानंद जी, ये बंगाल के रहने वाले हैं, ठीक है। और बंगाल में जो सम्मानित एवं चर्चित कवि है उनमें इनका नाम बेशुमार है, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ है जी? 1899 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ के बाद बांग्ला साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन को जिन लोगों ने योग्य नेतृत्व प्रदान किया उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक कवि जीवनानंद दास ही है। कहने का अर्थ ये कि कह रहा है रविन्द्रनाथ के बाद आप लोग जानते हैं कि हमारे जो जन गण मन जो राष्ट्र गान है, ठीक है। बहुत बच्चे इसको राष्ट्रगीत कहते हैं, गलत हो जाएगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, राष्ट्रगान जन गण मन है। तो जन गण मन किसकी रचना है जी? रविन्द्रनाथ टैगोर की। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो बंगाल के। तो यहाँ पे ये बातें कह रही है कि बंगाल के जो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है साहित्य के क्षेत्र में, उनके बाद इन्हीं का स्थान है। किनका? जीवनानंद दास जी का, ठीक है। देखिए रविन्द्रनाथ जो है ये हमारे देश के तो राष्ट्रगान लिखे हैं, लेकिन ये श्रीलंका का भी राष्ट्रगान लिखे हैं। आप लोगों को पता होगा, बहुत बच्चे को नहीं पता होगा तो जान लीजिए, ठीक है। तो पूछता है कौन सा ऐसे लेखक साहित्य है जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान को लिखा है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, ठीक है। आगे कह रहा है ये कि इन कवियों के सामने सबसे बड़े चुनौती के रूप में रविन्द्रनाथ का स्वच्छंदवादी से अलग हटकर कविता की नई यथार्थवादी भूमि तलाश करने सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, ठीक है। इन कार्य में अग्रणी भूमिका जीवनानंद दास की रही है। कहने का अर्थ है जो कवि का जो रचना है, चाहे कविता की जो छंद है, जो मुख्य बातें हैं, ठीक है, तो रविन्द्रनाथ के बाद इन्हीं की आती है। किनका? तो जीवनानंद दास जी का, ठीक है। आगे चलिए, कहते हैं कि उन्होंने बंगाल के जीवन में रच बस कर उसकी जड़ों को पहचाना और उसे अपनी कविता का स्वर दिया। कहने का अर्थ ये है कि ये जो लेखक जो है जीवनदास जी, ये बंगाल के रहने वाले हैं और बंगाल में ये सारे वहाँ पे इनका जन्म तो हुआ और सारे भ्रमण किए बंगाल को, और वहाँ की जो जड़ है, चाहे वहाँ की कोई खूबसूरत है, चाहे वहाँ की कोई भी क्या बोलते हैं सो देखने योग्य बात, तो वो अपने कविता में ये रचते का है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि अपने कविता का स्वर बनाया, ठीक है। आगे हम लोग जो पढ़ रहे हैं बंगाल इस कविता जो पढ़ेंगे लौट कर आऊँगा फिर, ये भी प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। जैसे नदी, पोखर, तालाब, खेत खलिहान, बगीचा, ये सब के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। वही यहाँ पर उन्होंने भाषा
भाव एवं दृष्टि में नई शैली, सोच एवं जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित किया। सिर्फ 55 साल की उम्र में जीवन दास का निधन एक मर्मान्तिक घटना से हुआ। सन 1954 में तब तक उन्होंने सिर्फ 6 काव्य संकलित प्रकाश किए हुए थे। ठीक है, मतलब ये कहने का अर्थ ये है कि जब ये 55 साल के मात्र थे तो इनका निधन हो गया था। ठीक है, वो भी एक दुर्घटना से, ठीक है, इनका निधन हो गया। वही यहाँ पे बातें कह रहा है कि इनका निधन जो हुआ दुर्घटना से हुआ था। ठीक है, आगे चलिए। सन 1954 में तब तक इन्होंने 1954 में इनका मतलब मृत्यु हुआ था। इन्हें 6 काव्य लिखे थे। अभी ये 6 ही काव्य लिखे थे जीवन दास जी, तो यह इनकी मृत्यु हो गई। ये कह रहे हैं जरा इनकी को कौन कौन सी रचना है ये देख लेते हैं। जरा पालक, दूसर पंडुपी, वनलता सेन, महापृथ्वी, साप्ती, तराल तिमिर और जीवनानंद दास दासेर श्रेष्ठ कविता है। उनके अन्य काव्य संकलन रूपसी बंगला, बेला अलबेला, काला बेला, मन विहंगम और आलोक पृथ्वी निधन के बाद प्रकाशित हुए। कहने का अर्थ ये है कि इनकी कुछ रचना है जो इनकी मृत्यु हो जाने के बाद जब इनकी देखा गया, इनकी जो पढ़ा गया कहानी या रचना तो प्रकाशित हुआ। बहुत सारे देखिएगा, बहुत सारे लेखक हैं जिनको मरणोपरांत उनको पुरस्कार से उनके परिवार को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनकी भी जब मृत्यु हो गई तो इनके बाद प्रकाशित हुआ कि ये इनकी रचना है। ठीक है, चलिए आगे ये कह रहे हैं कि उनके निधन के बाद लगभग 100 कहानियाँ और 13 उपन्यास भी प्रकाशित किए गए। सोचिए कितने बड़े ये महान हैं, 100 लगभग कहानियाँ वो लिख चुके थे मात्र 55 साल के उम्र में, और इनके 13 उपन्यास भी हैं। चलिए आगे। वनलता सेन काव्य ग्रंथ की वनलता सेन शीर्षक कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रतम युग की श्रेष्ठतम प्रेम कवि की संज्ञा दी है। वस्तुतः यह कविता बहुआयामी भाव विभिन्न और उत्कृष्ट उदाहरण है। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा वनलता सेन को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इनको एक पुरस्कार दिया गया था जिसकी रचना ये थी वनलता सेन। ठीक है, 1952 में इनकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1954 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे इस पाठ के कुछ अर्थ दिए समझ लेंगे। ठीक है, और अगले वीडियो में हम आपको लौट कर आऊँगा, फिर इस पाठ को हम आपको सारांश बताएंगे और समझाएंगे। इस पाठ को पढ़ लीजिएगा और ये जीवनानंद दास जी का जीवनी है, इसको पढ़ लीजिएगा। इनके जीवनी से संबंधित 4-5 प्रश्न जो है हमेशा ये बनता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। पूछता है कि जीवनानंद दास कहाँ के रहने वाले थे, और पूछता है कि इन्होंने अपनी कविता में किस चीज़ का बारे में वर्णन किया है, और 2-3 लेखक है जो इनकी रचना है वो पूछता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और देखिए आपको बता दें, पाठ जो 12 है सबसे लास्ट वाला, मेरे बिना तुम प्रभु, इससे प्रश्न हमेशा उठाता है। और रेनर मारिया सिंह के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जीवनी को आप लोग 2 बार 3 बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए आप आगे लौट कर आऊँगा, फिर सारांश बताएंगे, उसके बाद से हम आगे पाठ की ओर चलेंगे। ठीक है, आप लोग से फिर एक बार बोल देते हैं कि आप लोग जो प्रश्न बनाकर हमें भेजती हैं समय से भेजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी भेजिए। ठीक है, और आप लोग ऐसा है कि क्या बोलते हैं नहीं भेजती है और आपका नाम लिस्ट में नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। आज हम कुछ आपको व्याकरण के सब प्रश्न दिए हैं, उसको भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगले दिन कुछ और साथ जानकारी के साथ